क्या आप जानते हैं कि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी रिलीज के बाद? यस, इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। बट व्हाई? ये फिल्म कैसे नहीं चली, और नहीं चली तो फिर कैसे ये IMDb की हाईएस्ट रेटेड मूवी बन गई? तो इसके बॉक्स ऑफिस फेलियर होने के रीजंस भी लेजेंडरी हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और स्वागत है आपका फिल्म निगर चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ माइंड ब्लोइंग मूवी फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपको डेफिनेटली मजा आ जाएगा। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में एक गेम होगा जिसमें मैं आपको एक फेमस बॉलीवुड मूवी के 3-4 शॉट्स दिखाऊंगा और आपको पहचानना है कि वो मूवी कौन सी है। तो दुनिया की हाईएस्ट रेटेड मूवी का नाम तो आपको पता ही होगा, द शॉशैंक रिडेम्पशन। यस, आजकल शो ऑफ करने वाले वानाबी कूल लोग भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन पे इसे ही अपना फेवरेट मूवी बताते हैं, भले ही उन्होंने ये मूवी देखी भी ना हो। मतलब इतना इम्पैक्ट है इस फिल्म का, इतना सम्मान है इस फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी रिलीज के बाद? यस, इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। बट व्हाई? ये फिल्म कैसे नहीं चली, और नहीं चली तो फिर कैसे ये IMDb की हाईएस्ट रेटेड मूवी बन गई? तो इसके बॉक्स ऑफिस फेलियर होने के रीजंस भी लेजेंडरी हैं। खैर, पहला रीजन तो नॉर्मल है क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत वीक थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये मूवी आ रही है या फिर आ चुकी है। लेकिन मार्केटिंग वीक होने का कारण था इसके फ्लॉप होने का दूसरा रीजन, और वो था कंपटीशन। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इसके आसपास जो 2 मूवीज रिलीज हुई थी वो आज भी दुनिया की सबसे फेमस मूवीज में से हैं। और वो मूवीज थी क्विंटन टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन और टॉम हैंक्स की ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गंप। सोचिए, 1994 में 2-3 महीनों के अंदर ये तीनों मूवीज, द शॉशैंक रिडेम्पशन, पल्प फिक्शन और फॉरेस्ट गंप जैसी आइकॉनिक मूवीज रिलीज हुई थी। और इस साल का ये 2-3 महीना कितना मैजिकल टाइम रहा होगा सिनेमा जगत के लिए कि ऐसी ऑल टाइम क्लासिक्स मूवीज रिलीज हुई थी। खैर, ये 2 मूवीज भी एक बड़े कारण थे इसके बॉक्स ऑफिस फेलियर के। लेकिन इसके बाद 1995 से 1999 में इसका वर्ड ऑफ माउथ प्रेजिंग स्टार्ट हुआ, क्रिटिक्स तारीफ करने लगे और रॉटन टोमेटोज ने तो इसे 80% स्कोर दे दिया। और इन्हीं 4 सालों में ये टॉप रेंटिंग VHS टेप बन गई, जिसके बाद बहुत ज्यादा लोग इसे घर पे बैठकर देख पाए। जिसके बाद लोग सिर्फ यही मूवी रिकमेंड करने लगे अपने दोस्तों को कि देखना है तो द शॉशैंक रिडेम्पशन ही देखो। और इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से यह 1996 में टीवी जगत की सूर्यवंशम बन गई। ये फिल्म आए दिन ब्रॉडकास्ट होने लगी TNT और TBS जैसे चैनल्स पे। और फिर ईयर 2000 के बाद ये इंटरनेट और ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिसके बाद धीरे धीरे ये फिल्म IMDb की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हुई और इवेंचुअली ये IMDb की हाईएस्ट रेटेड मूवी बन गई। तो थी ना इंटरेस्टिंग जर्नी दुनिया के नंबर 1 या फिर हाईएस्ट रेटेड मूवी की। अब एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब द मैट्रिक्स मूवी तो आपके पसंदीदा फिल्मों में से एक होगी, राइट? और तब से ही आप कीनू रीव्स के भी फैन बन गए होंगे क्योंकि प्रोटैगनिस्ट नियो का कैरेक्टर जो है उन्होंने जबरदस्त प्ले किया था इस फिल्म में। लेकिन अगेन, क्या आपको पता है कि द मैट्रिक्स की डायरेक्टर्स द वचॉस्की सिस्टर लाना वचॉस्की और लिली वचॉस्की ने इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट के रोल के लिए विल स्मिथ को अप्रोच किया था। वो नियो का कैरेक्टर विल स्मिथ से प्ले कराना चाहते थे क्योंकि विल स्मिथ उस टाइम पर सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे उनके फिल्म इंडिपेंडेंस डे और मैन इन ब्लैक के सुपर हिट होने के बाद। मैन इन ब्लैक तो सभी नहीं देखी होगी, क्या इनोवेटिव फिल्म थी उस टाइम के लिए वो। खैर, जब विल स्मिथ को अप्रोच किया गया तो विल स्मिथ को द मैट्रिक्स की स्क्रिप्ट और वो फेमस बुलेट टाइम इफेक्ट वाला आइडिया जो था वो बहुत पसंद आया था। वे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे इससे, लेकिन उन्होंने फिर मना क्यों किया? तो उसका कारण था स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट। विल स्मिथ उस समय अपनी एक और फेमस फिल्म वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट के लिए कमिटेड थे एंड फॉर सम रीजन विल स्मिथ की टीम को लगा कि द मैट्रिक्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से विल स्मिथ ने इस फिल्म को मना कर दिया। और फिर विल स्मिथ ने 2019 में एंटरटेनमेंट वीकली को इंटरव्यू देते हुए रिग्रेट भी जाहिर किया इस फिल्म को छोड़ने के लिए। और दिल पर पत्थर रख के उन्होंने कीनू रीव्स की बहुत तारीफ भी की कि वो परफेक्ट थे इस रोल के लिए। अब आप इमेजिन करिए कि विल स्मिथ अगर द मैट्रिक्स में होते तो कैसा होता। मुझे तो लगता है कि उतना ही मजा आता, बिकॉज आई कैन इमेजिन हिम प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड फाइटिंग विद दोज अमेजिंग सिनेमैटिक स्टाइल्स। खैर, आपकी क्या राय है? अगर विल स्मिथ होते तो मजा आता या नहीं आता, ये कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट किए बिना ना जाएं। अब मैं आपको एक ब्रिलियंट इंडियन क्लासिक मूवी के बारे में बताता हूं जिसमें एक एक्टर ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि फिल्म फेयर ने उन्हें उनके डेब्यू मूवी के लिए ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया। बेस्ट डेब्यू एक्टर नहीं, बेस्ट एक्टर का। मूवी में उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद सबको लगा कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। मूवी का नाम था सारांश और एक्टर का नाम था अनुपम खेर। लेकिन ऐसा क्या परफॉर्मेंस दे दिया था अनुपम खेर जी ने कि पहले ही मूवी में बेस्ट एक्टर। तो उस परफॉर्मेंस के बारे में जानकर आज भी लोग अमेज्ड हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया कैसे होगा। जब ये फिल्म आई थी तब अनुपम खेर सिर्फ 28 साल के थे और उन्होंने एक 65 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया था, एक बूढ़े बाप का।
और मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस फिल्म में ऐसी एक भी जगह नहीं आएगी जहां पर आपको अनुपम खेर 65 साल के नहीं लगेंगे या तो उससे कम के लगेंगे, ना तो लुक से, ना तो आवाज से, ना तो बोलने के लहजे से। ही वॉज परफेक्ट। आपके घर में अगर कोई ट्रॉफी रखी होगी तो आपको उन्हें देने का मन करेगा। इट वॉज दैट गुड। आप प्लीज वक्त निकाल कर ये फिल्म जरूर देखिए, ये फिल्म भी बहुत शानदार है। अब मैंने इस वीडियो में फॉरेस्ट गम का भी नाम लिया था, राइट? तो फॉरेस्ट गम की भी लीड एक्टर की कास्टिंग में द क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाला हिसाब था। इस फिल्म में आपने टॉम हैंक्स का परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा कि उन्होंने क्या किया था इस फिल्म में, और उन्हें ऑस्कर भी मिला था इसके लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। लेकिन अगेन, क्या आपको पता है कि द फॉरेस्ट गम नॉवेल के ऑथर विंस्टन ग्रूम और इस फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेकिस, इन दोनों ने लीड रोल के लिए द फेमस जॉन ट्रेवोल्टा को अप्रोच किया था। लेकिन फिर जॉन ट्रेवोल्टा ने ऐसे चैलेंजिंग रोल को मना क्यों किया होगा? तो जॉन ट्रेवोल्टा ने ये रोल इसलिए नकार दिया क्योंकि स्क्रिप्ट में उन्हें फिल्म का टोन और नैरेटिव उतना अच्छा नहीं लगा था। और उनका एक और कंसर्न ये भी था कि अगर वो एक लो आईक्यू वाले बंदे का कैरेक्टर प्ले करेंगे तो आगे जाकर फ्यूचर में ये उनके करियर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मतलब 90s के बॉलीवुड के हीरोज जैसे कंसर्न्स थे। हालांकि उन्होंने भी स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट वाला एक और कारण दे दिया, क्योंकि वो उसी समय पल्प फिक्शन की भी शूटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेवोल्टा इस मूवी से हट गए और फाइनली ये रोल चला गया टॉम हैंक्स को। और फिर 2013 में जॉन ट्रेवोल्टा ने भी इसके लिए अफसोस जताया इस मूवी को छोड़ने के लिए। खैर, मैं तो इस कैरेक्टर में जॉन ट्रेवोल्टा को इमेजिन नहीं कर पा रहा, बट आई गेस विल नेवर नो कि वो इस कैरेक्टर के साथ क्या अच्छा या क्या अलग करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। खैर, आखिरी में मैं ये बता देता हूँ कि कल ही मैं टीवी में लगभग 70वीं बार नाना पाटेकर की मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म क्रांतिवीर देख रहा था। एंड एज यू नो कि परेश रावल उस फिल्म में नाना पाटेकर के पिता थे, मतलब मुंह बोले पिता थे। हालांकि फिल्म देखते हुए मुझे ख्याल आया कि परेश रावल जी तो नाना पाटेकर से ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल का ही फर्क होगा दोनों में। और फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि परेश रावल जी तो नाना पाटेकर से 4 साल छोटे हैं। अब सोचिए क्या किरदार निभाया था उन्होंने। आई लव्ड दैट कैरेक्टर। और वो सीन जब वो नाना पाटेकर को गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर रात को वापस लेने आ जाते हैं कि चल तेरे चक्कर में मैंने भी खाना नहीं खाया, मतलब उस सीन में क्या बॉन्डिंग थी उन दोनों कैरेक्टर्स की। खैर, अगर फिर से आप कभी ये मूवी देखेंगे तो प्लीज परेश रावल जी के कैरेक्टर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना किरदार निभाया है। तो फाइनली टाइम आता है गेम का। तो अभी आपके स्क्रीन पर 4 इमेजेस आएंगे जिन्हें मैंने एक फेमस बॉलीवुड मूवी से चुराया है, और आपको इन इमेजेस को देखकर बताना है कि ये कौन सी फिल्म के हैं। सो स्टार्ट। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं पता चला होगा तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर दे दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और प्लीज फिल्म डिगर को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए फिल्म डिगर विल बी डिगिंग समथिंग एल्स।